I'm joining. So yesterday we studied about this vacation of seats and all. ठीक है, जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमने लोकसभा में राज्यसभा में पढ़ा है, तो वैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इधर भी होते हैं, स्टेट में भी होते हैं, असेंबली में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स. ठीक है, हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? ही विल बी द स्पीकर. ठीक है, स्पीकर रहेंगे. एंड फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल दे विल बी चेयरमैन. इसमें स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, और इसमें चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन. ठीक है, स्पीकर कैसे इलेक्ट होता है? अपने ही मेंबर्स में से इलेक्ट हो जाता है. ठीक है, और इसको हम रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्पीकर को रिमूव करने के लिए 14 डेज का नोटिस देके, ठीक है, 14 डेज का एडवांस नोटिस देके एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, रेजोल्यूशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स. ठीक है, ये आपका ऐसे रहेगा. इसका काम क्या होता है? ही इज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी डिफेक्शन लॉ के विद रिस्पेक्ट टू, ये सारे पावर्स ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, जो हमने स्पीकर ऑफ द लोकसभा पढ़े थे, सिमिलर पावर्स हैं. डेप्टी स्पीकर की भी ऑलमोस्ट सिमिलर पावर्स हैं. ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे पढ़ने वाली है, काउंसिल. राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता था? वाइस प्रेसिडेंट ना. तो इसका चेयरमैन इसके मेंबर्स में से इलेक्ट होता है. द चेयरमैन is elected by the council from amongst its members. ठीक है, इसमें क्योंकि वाइस गवर्नर का कोई ऑफिस नहीं है स्टेट में, तो इस तरह से जो मेंबर्स होंगे ना काउंसिल के, उनमें से ही इलेक्ट किया जाता है. तो इसके रिमूवल नोटिस में भी वही 14 दिन का टाइम, 14 डेज का टाइम दिया जाता है. ठीक है, सिमिलरली डेप्यूटी चेयरमैन, उसका भी सेम ही रहेगा, 14 दिन का नोटिस. फिर जो पावर्स होती हैं इनकी, समनिंग. अच्छा, आप बताइए, समनिंग और प्रूव कौन करेगा स्टेट असेंबली के सेशंस को? गवर्नर विल डू दैट. ठीक है, और एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन, एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन, सॉरी, डिसोल्यूशन, एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट, साइन डाई, साइन डाई और डिसोल्यूशन. ठीक है, ये आपका स्पीकर करेगा ना. और डिसोल्यूशन जब हो जाएगी, अब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड. ठीक है, अब उसमें हमने पढ़ा था बिल कौन सा लैप्स होता है, कौन सा नहीं होता है. तो कौन सा बिल लैप्स होता था? अ बिल either pending or passed by assembly lapses. ठीक है, दूसरा, जो बिल पेंडिंग है काउंसिल में लेकिन असेंबली ने पास नहीं किया, वो लैप्स नहीं होता था. सेम. और जो असेंट ऑफ गवर्नर के लिए, असेंट ऑफ गवर्नर और प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और गवर्नर, वो भी लैप्स नहीं होता है, डज नॉट लैप्स. ठीक है, इसमें जॉइंट सीटिंग का स्कोप तो होता नहीं है. तो जो प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भी भेजा है, रिकंसिडरेशन के लिए, वो भी लैप्स नहीं होता. ठीक है, तो जिसको असेंबली का हाथ लग गया, मतलब पेंडिंग और पास्ड है, तो वो लैप्स हो जाएगा. ठीक है, इसमें भी कोरम वही है, 10 मेंबर्स और 1/10 ऑफ द स्ट्रेंथ. ठीक है, लैंग्वेज कौन सी होगी? लैंग्वेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट.
ऑफिशियल लैंग्वेज, और हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, स्टेट डिक्लेयर कर सकती है अपने अपने हिसाब से जो भी उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो अलो कर सकता है मेंबर्स को अपनी मदर टंग में बोलने के लिए। कैन अलो द मेंबर टू एड्रेस द हाउस, द असेंबली इन द मदर टंग। ठीक। और जो मिनिस्टर्स होते हैं, द मिनिस्टर्स इन द असेंबली, दे हैव सर्टेन राइट्स। ठीक है, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल। सेंटर में अटॉर्नी जनरल होता था, यहाँ पे यू हैव एडवोकेट जनरल। ठीक है, इनको है राइट टू स्पीक, सो दे कैन पार्टिसिपेट, they can participate in the proceedings of the house. ठीक है, जिसका जिसके मेंबर नहीं भी है वो, इस मिनिस्टर किसी लोकसभा का मेंबर है लेकिन वो राज्यसभा में भी पार्टिसिपेट कर सकता, विच ही इज नॉट अ मेंबर। और एडवोकेट जनरल दोनों हाउसेज में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, बोलने का राइट है उनको दूसरे हाउस में, लेकिन वोट करने का नहीं है, वोट करने का राइट नहीं है। ठीक। बाकी मनी बिल्स वगैरह वही सेम क्लॉज होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखना कि असेंबली और काउंसिल की पावर्स में डिफरेंस क्या क्या है यहाँ पे। तो पोजीशन ऑफ काउंसिल, पहला इक्वल कब है, हाउ व्हेन इज काउंसिल इक्वल टू द असेंबली, किन रिस्पेक्ट्स में। ठीक है, सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स, इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स, पहला तो ये हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिसएग्रीमेंट में कोई जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं होता। ठीक है, इंट्रोडक्शन और पैसेज में, लेकिन फिर वही है ना कि जब डिसएग्रीमेंट हो गया, डिसएग्रीमेंट, फिर उसमें असेंबली का विल प्रिवेल करता है। तो ये केवियट भी याद कर लेना, असेंबली, the will of the assembly prevails although it has equal powers, but disagreement हो जाएगी तो assembly will hold the horses here। ठीक है, ऑर्डिनेंस अप्रूवल में, अप्रूवल ऑफ द ऑर्डिनेंसेस में भी इक्वल पावर है। फिर सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स दोनों हाउसेस से हो सकते हैं। ठीक है, देन जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी ज्यूरिस्डिक्शन को एनहांस करना है अगर, तो इसमें भी दोनों का इक्वल रोल है। जो रिपोर्ट्स होती हैं, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन, सीएजी, तो इसमें भी इन दोनों का इक्वल रोल है। कहाँ पे अनइक्वल रोल है, अनइक्वल रोल कहाँ पे है, लेट्स सी दैट एज वेल। आपको बताइए, मनी बिल के विद रिस्पेक्ट असेंबली की, लोकसभा की पावर ज्यादा होती है। ठीक है, मनी बिल डिसाइड किसने करना है, स्पीकर डिसाइड करेगा मनी बिल। ठीक है, और ऑर्डिनरी बिल के विद रिस्पेक्ट टू भी, जैसे हमने पढ़ लिया कि डिसएग्रीमेंट के केस में विल ऑफ द असेंबली प्रिवेल्स, तो ऑर्डिनरी बिल्स के केस में फाइनल पावर असेंबली के पास ही है, फाइनल पावर रेस्ट विद द असेंबली। ठीक, इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट इंस्टेंस में ना, पहले इंस्टेंस में काउंसिल, जब असेंबली ने काउंसिल में कोई बिल भेजा तो वो 3 महीने तक उसको होल्ड कर सकती है। ठीक है, 3 महीने के तब बाद भेजना ही पड़ेगा। और सेकंड इंस्टेंस में 1 महीना और, तो टोटल 4 मंथ, 4 मंथ तक ही होल्ड कर सकता है काउंसिल किसी भी बिल को, ऑर्डिनरी बिल को। तो इट इज जस्ट अ डायलेटरी चैम्बर, इट इज ओनली अ
डायलेटरी डिले, डायलेटरी टैक्टिक्स, ठीक है, डिले ही कर सकता है सिर्फ डायलेटरी चैम्बर। ऑब्वियसली नो कॉन्फिडेंस मोशन भी वही पास कर सकता है, असेंबली पास कर सकता है, काउंसिल के पास ऐसी कोई पावर्स नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, नो पावर्स, ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में काउंसिल का कोई रोल नहीं होता। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में आपको पता है कि एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि काउंसिल की जो स्ट्रेंथ है वो 1/3 ऑफ असेंबली होती है, और वो भी काउंसिल का बनना और अबॉलिश होना ये असेंबली के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो असेंबली रूल्स द रूस्ट हियर, ठीक है। हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में। तो यहाँ पे स्टेट असेंबली की भी कुछ प्रिविलेजेस होती हैं, वही सेम होती हैं प्रिविलेजेस ना, इंडिविजुअल और कलेक्टिव। कि वो 40 दिन, 40 दिन वाला जो क्लॉज है कि 40 दिन पहले और 40 दिन बाद आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस में नहीं होता, सिविल केसेस में होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस में नहीं होता, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, आप जो भी असेंबली में बोलते हो उसके लिए आपको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है। तो प्रिविलेजेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर क्या होती है? प्रिविलेजेस these are what? Some special rights, immunities, ठीक है, and exemptions enjoyed by the houses of the state legislature, ठीक है। इसमें कलेक्टिव होती हैं, कलेक्टिव प्रिविलेजेस होती हैं। कलेक्टिव में क्या? राइट पब्लिश करना, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के लिए पनिश करना। इंडिविजुअल वही आपको बताया कि अगर सिविल केसेस में 40 दिन और बीच में सेशन और 40 दिन का जो पीरियड है उसमें अरेस्ट नहीं हो सकता सिविल केसेस के केस में। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लायबल नहीं है, एक कोर्ट, किसी भी कोर्ट में प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती वट एवर दे से इन दी हाउस, ठीक। कोई शक यहाँ पे, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, फिर हमने जैसे प्राइम मिनिस्टर पढ़ा था, तो सीएम के भी 2-3 प्रोविजन पढ़ लेंगे। आपको पता है सीएम इज द डिफैक्टो हेड ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 164 क्या प्रोवाइड करता है? 164 says that CM shall be appointed by the governor. It only says that CM shall be appointed by the governor, ठीक। तो गवर्नर की डिस्क्रिप्शन होती है कि कई बार जब क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो गवर्नर अपॉइंट करता है। तो आपको ये भी पता है कि 6 महीने तक कोई भी बंदा सीएम बन सकता है, विद इन 6 मंथ्स उसको वो एक्वायर करनी है मेंबरशिप ऑफ ईदर हाउस, असेंबली या काउंसिल, ठीक। तो ये गवर्नमेंट को रेकमेंड करेगा कि किस किस को मंत्री बनाना है। रेकमेंड्स टू द गवर्नर हु इज टू बी अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर इन द कैबिनेट। पोर्टफोलियो अलॉटमेंट सारा इसके द्वारा होता है, ठीक है। तो इसको कम्युनिकेट करने होते हैं सारे डिसीजंस ऑफ द काउंसिल टू द गवर्नर। कम्युनिकेट डिसीजंस ऑफ द काउंसिल टू द गवर्नर, ओके। तो ये मेजर मेजर फंक्शंस थे। बाकी आर्टिकल 163 क्या कहता है कि देयर शैल बी, मतलब आर्टिकल याद रख लो कि इसमें क्या कहता है कि सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। आर्टिकल 163 कहता है
कि there shall be a council of ministers with CM as the head, to aid and advise the governor. ठीक, गवर्नर को एडवाइस करने के लिए। अब आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ हमने पढ़ी कितनी होती है, बताया मैंने आपको। असेंबली की स्ट्रेंथ बताओ, स्टेट असेंबली की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? कल पढ़ा हमने। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट असेंबली? 500 और मिनिमम 60। ठीक, अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, इनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 15%, 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, शुड नॉट बी ग्रेटर देन, शुड बी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, should be less than equal to 15% of the strength of the legislative assembly of the state. लेजिस्लेटिव असेंबली 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेम हमने पढ़ा था सेंटर में भी। ठीक, पर इसके साथ एक और केविएट भी है कि 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 12, शुड नॉट बी लेस देन 12, शुड नॉट बी लेस देन 12, 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। ये प्रोविजन ऐड हुआ था आपका 91st Amendment Act 2003. This provision was added by the 91st Amendment Act 2003. ठीक, ठीक है। फिर बाकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो क्लॉज है, दे सिंक एंड स्विम टुगेदर, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो क्लॉज है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट कम्स अंडर आर्टिकल 164। और दूसरा, इनकी कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं होती, देयर इज नो लीगल लाइबिलिटी। हम पढ़ चुके हैं कि काउंटर साइन नहीं करने पड़ते हैं इनको, ब्रिटेन में करने पड़ते हैं मिनिस्टर्स को। नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है? अभी देखो, हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे अभी, हम पढ़ेंगे अभी जुडिशरी, द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कब बना था इंडिया का, बताइए। जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को आपका सुप्रीम कोर्ट बना था। व्हाट आर दी आर्टिकल्स? आर्टिकल 124 से लेके 147 प्रोवाइड फॉर दी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखिए। सबसे पहले कि वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। हम जुडिशरी पढ़ चुके हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट पढ़ा दिया मैंने आपको या अभी पढ़ाना है? सर नहीं पढ़ा अभी सर। नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ाना, ठीक ठीक, मुझे क्यों लग रहा है मैंने पढ़ा दिया है।
मे भी मैंने डिस्कस किया होगा पहले कभी किसी टॉपिक में। ठीक, तो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है हमारा। इसका क्या मतलब है? वी हैव अ सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, सबसे ऊपर आपके आगे, सबसे ऊपर आपका आ गया सुप्रीम कोर्ट, फिर आपका आ गया हाई कोर्ट, सबसे नीचे आ गया आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो ये आपका इंटीग्रेटेड सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स हो गया। ठीक है, अभी क्या है कि हमने जो ये प्रोविजन हमने ये एक्वायर किया, ये हमने कहाँ से किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो हमारा ये जो ये इन्फोर्स करता है सेंट्रल और स्टेट लॉ दोनों को। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट बना, तो उसने क्या रिप्लेस किया? जो ब्रिटिश प्रीवी प्रीवी काउंसिल था, तो तब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता था ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल। तो सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रिप्लेस्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रिप्लेस्ड द ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। ठीक है, ऑलराइट। अभी हमारी करंट क्या स्ट्रेंथ है? 33 जजेस, 1 + 32, और 2 सीट्स वेकेंट है, टोटल 35। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब क्या है कि जजेस को अपॉइंट कौन करता है? हु अपॉइंट्स द जजेस? अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बताइए, प्रेसिडेंट। सर यस, प्रेसिडेंट। यस, यस, जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, पहले क्या होता है? चीफ जस्टिस, लिखिए पॉइंट ये जो मैं बोल रहा हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ, आफ्टर कंसल्टेशन विद such other judges that he deems fit। ठीक है, ठीक है, the other judges are appointed by the president after consultation with, after consultation with चीफ जस्टिस। chief justice of India plus other judges as he deems fit। ठीक है, तो इसमें क्या है? द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई और जज अपॉइंट करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना जरूरी है। ठीक है, अब क्या है, ये जो पूरा ये स्कीम ऑफ थिंग्स है, कैसे अपॉइंट होंगे जजेस, तो ये आपके 2-3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं। इसमें आपका आ गया पहले फर्स्ट जजेस केस 1982। तो सारा मसला इस कंसल्टेशन को लेके है। कंसल्टेशन का मतलब क्या है? तो फर्स्ट जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कंसल्टेशन मींस ओनली एक्सचेंज ऑफ व्यूज। कंसल्टेशन मींस ओनली एक्सचेंज ऑफ व्यूज, concurrence नहीं, and not concurrence।
ठीक है। फिर जब फर्स्ट जजेस केस में ये जजमेंट आई, उसके बाद आपका 1993 में आपका आया सेकंड जजेस केस। नाइनटीन 93 में, ठीक है। इसने क्या किया, इसने बोला कंसल्टेशन मींस कॉन्करेंस। इसने बोल दिया कंसल्टेशन मींस कॉन्करेंस। ओके, तो ये किस तरह से इवॉल्व हो रहा है, हमें ये देखना है कि किस तरह से ये पूरा स्कीम ऑफ थिंग्स इवॉल्व हो रहा है। फिर आपका जो लेटेस्ट सिस्टम इवॉल्व हुआ था वो हुआ था थर्ड जजेस केस। ये 1998 में। तो इसमें जो करंट सिस्टम जो अभी चल रहा है, ये थर्ड जजेस केस में आया था, दैट इज द कोलिजियम सिस्टम। दैट इज द कोलिजियम सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि द सोल ओपिनियन, इट मींस द सोल ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया does not suffice. He must consult, he should or must consult, should consult a collegium of 4 senior most judges. Four senior most judges of the Supreme Court, ठीक है। तो सोल ओपिनियन इसका नहीं मैटर करता है, collegium of 4 senior most judges। और अगर इनमें से दो भी डिसेंटिंग ओपिनियन देंगे तो ही शुड नॉट सेंड, इवन इफ टू जजेस डिसेंट। तो ये 1+4 हो गया ना, चीफ जस्टिस प्लस 4 मोर जजेस। तो अगर उनमें से दो भी डिसेंट करेंगे तो ही शुड नॉट give his advice further. He should not recommend the name. क्वालिफिकेशन क्या है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए? फर्स्ट, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, जज ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन। कितनी देर के लिए? फॉर 5 years। मतलब एक हाई कोर्ट का होगा या दो हाई कोर्ट का होगा, वो इकट्ठा, मतलब बीच में गैप नहीं होना चाहिए, इकट्ठे 5 साल के लिए होना चाहिए इसको। या एडवोकेट इन हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन, कितने साल के लिए? 10 साल के लिए, ठीक है। या फिर eminent jurist in the opinion of the president। ये वाला जो क्लॉज है ना, eminent jurist वाला, ये हाई कोर्ट के केस में नहीं एप्लीकेबल होता, ठीक। ओथ कौन दिलाता है इनको? प्रेसिडेंट। ओथ एन एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। अच्छा, टेन्योर क्या होता है हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस का? सो इनका टेन्योर आपका, एनी आइडिया कितना टेन्योर इनका? So 65 years age तक। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड एनी टेन्योर, ठीक है, ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
they will hold office till 65 years of age. ठीक है, 65 साल की एज तक वो ऑफिस होल्ड करेंगे. रिमूवल कैसा होता है सुप्रीम कोर्ट जजेस का? बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, जो रेजोल्यूशन पास करेंगे ना दोनों हाउसेस, रेजोल्यूशन टू बी पास्ड by both the houses by what kind of majority? 50 Special members. majority. Special majority. Special majority of both houses. ठीक है, ग्राउंड्स क्या है इनके रिमूवल के? प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और इनकैपेसिटी. ठीक है, आज तक किसी भी जज को इम्पीच नहीं किया गया. Salaries, allowances, who decides the salaries and allowances of Supreme Court judge? Determined by the parliament. ठीक, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. आपका एक एडहॉक जज होता है. ठीक है, जब कोरम नहीं होगा, कोरम मतलब प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं होगी जब सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, the chief justice can appoint a judge of a high court as an ad hoc judge. ठीक है, as an ad hoc judge with the prior consent of the president. With the prior consent of the president with the prior consent of the president and the chief justice of concerned high court. ठीक है, क्लियर? फिर रिटायर्ड जजेस भी आपके होते हैं, उनको भी अपॉइंट किया जाता है. रिटायर्ड जजेस, ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट की कंसेंट ली जाती है और उस बंदे की टू अपॉइंट हिम एज अ जज फॉर टेम्पररी पीरियड. ठीक है, जब उसको लगता है कि जरूरत है, तो इसकी अलाउंसेस है ना, इसको एक जज वाली अलाउंसेस मिलेंगी, इसकी अलाउंसेस आर डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट. आर डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में है. ये और भी बेंचेस बिठा सकता है अपने.
ठीक है, ये डिसीजन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेगा विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। यहां तक कोई डाउट है? No, sir. When you have to appoint the judges in a Supreme Court, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसके साथ 4 और सीनियर मोस्ट जजेस ये का बेंच बैठता है। बेंच नहीं बैठता, दे मेक अ डिसीजन, दे रेकमेंड सम 4 to 5 नेम्स, और जो भी उनको लगता है कि ये इन बंदों को रेकमेंड किया जाना चाहिए। तो जैसे हमने देखा कि 3 केसेस की बात की हमने, दी फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। तो इवॉल्व होते होते ये मैकेनिज्म ऐसे बना कि 1998 में उन्होंने ये कोलिजियम सिस्टम लेके आया जिसमें सिर्फ चीफ जस्टिस का ओपिनियन मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वो फिर अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से ही कैन वर्क। तो इट आल्सो इन्वॉल्व 4 अदर वेरी वेरी सीनियर मोस्ट जजेस, कि उनका एक कंबाइंड डिसीजन जब लेंगे तो उन्हीं नामों को रेकमेंड किया जाएगा। अगर उन 5 में से 2 ने भी मना कर दिया, डिसेंटिंग ओपिनियन दिया है, तो उस बंदे का नाम आगे रेकमेंड नहीं किया जाएगा टू बी एज अ जज। ठीक है, अभी रिसेंटली एक डिबेट चल रही है टू ब्रिंग सम एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो आपने पहले देखा होगा एक एनजैक करके बिल आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया था। तो यही डिबेट चलती रहती है कि थोड़ा जुडिशरी में इंडिपेंडेंस लेके आओ अपॉइंटमेंट में, बट वही है, थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से अभी तक इसको दूर रखा गया है। ठीक, Okay, sir. Thank you, sir. वेलकम। अब आ जाइए, थोड़ा सा हम देखेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट में ना कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस रेफर होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंसेस टू द सुप्रीम कोर्ट, दे आर मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143। तो 143 के अंडर ना प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे केसेस को मिनिमम 5 जज बेंच बैठता है, 5 जज बेंच, द 5 जज बेंच डिसाइड्स। ठीक, तो अब देखो, इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये एक फेडरल कोर्ट है आपका, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील मतलब जो भी अपील करने, किसी भी जजमेंट के खिलाफ अपील करना, तो सबसे लास्ट आपका रिजॉर्ट यही है। हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस। ठीक, अब इसमें क्या है कि हमने जजेस को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मतलब उनको अपनी मर्जी से नहीं हटाया जा सकता। वही आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजोरिटी ऑफ द हाउस, तभी रिमूव कर पाओगे। इनकी सर्विस कंडीशन फिक्स्ड है, फिक्स सर्विस कंडीशंस, मतलब एक बार अपॉइंट कर दिया तो उसके बाद आप इनकी कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, एक्सपेंसेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, चार्ज ऑन सीएफआई। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज टू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? Sir, these are not votable. यस, दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक, और एक और चीज है कि जजेस का जो कंडक्ट है, conduct of judges, that also cannot be discussed, ठीक है। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद दे कैन नॉट प्रैक्टिस। ठीक, और इसमें कंटेम्प्ट, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। ठीक है, राइट। अपना स्टाफ अपॉइंट करने की फ्रीडम, ठीक है, स्टाफ को अपॉइंट करने की फ्रीडम,
फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स ओन स्टाफ। और आर्टिकल 50 क्या है आपका? व्हाट इज आर्टिकल 50? Separation of judiciary from executive. हाँ, तो ये आपका जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है। ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है, ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक। फिर इसकी होती है एक रिट जुरिस्डिक्शन, वो हम पढ़ चुके हैं। कौन सा आर्टिकल है? 32। 126. 32। 32. ठीक। देन यू हैव एपेलेट। एपेलेट में क्या है, आप अपील कर सकते हो डिफरेंट केसेस के लिए। उसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हो सकते हैं, सिविल केसेस हो सकते हैं, क्रिमिनल केसेस हो सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो फोर्थ इसमें पावर है, अपील बाय स्पेशल लीव। अपील बाय स्पेशल लीव। ठीक। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी, मतलब अपनी डिस्क्रिशन है कि किसी भी मैटर में कैन ग्रांट इट्स डिस्क्रिशन टू hear cases on any matter from any court in India। मतलब ये उसके पास पावर है। But this appeal by special leave cannot be claimed as a matter of right। ये सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, उसको लगेगा कि इसमें इट डिजर्व्स अपील बाय स्पेशल लीव, ठीक, cannot be claimed as a matter of right। फिर इसकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है एक, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। इसमें ही कैन एडवाइज, ठीक है, वही आर्टिकल 143 हमने देखा था, जो एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन वेरियस मैटर्स। फिर इट ऑल्सो एक्ट्स अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसमें अपनी जो जजमेंट्स हैं, इट कैन रिकॉर्ड फॉर मेमोरी एंड टेस्टिमनी, परपेचुअल मेमोरी, परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी। तो इसकी जजमेंट्स होंगी, उसको फुल क्रेडिट दिया जाएगा पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में। इसमें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में जो दूसरी पावर है, पनिश फॉर कंटेम्प्ट। तो अगर आपको पूछा जाएगा पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसके अंडर आती है, तो वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की पावर के अंडर आती है। ठीक। फिर आपका पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है एक, ठीक है, एनीथिंग दैट इज अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी स्ट्रक डाउन। ठीक है, इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट केसेस है, केशवनंदा भारती केस है, तो वो सब सारे केसेस हम पढ़ चुके हैं, तो वो इस तरह से ये चीज है। फिर जो डिस्प्यूट्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, कंडक्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, ठीक है, इट कैन टेक अप दैट। फिर इसके पास अपनी जजमेंट को रिव्यू करने की पावर होती है, पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। आपने देखा होगा कभी 3 जज बेंच कोई जजमेंट देगा तो उसकी जजमेंट को ओवरटर्न करने के लिए 5 जज बेंच एक, तो ये एक सेल्फ करेक्टिंग पावर होती है। जैसे हमने देखा था गोलकनाथ केस था, गोलकनाथ केस उसमें कुछ और कहा था, फिर आपका केशवनंदा भारती आया था, उसमें उसने कुछ और कहा था। तो ये आपको समझना चाहिए।
It is the ultimate interpreter of constitution in India. Ultimate interpreter of constitution in India. ठीक. अब कुछ एडवोकेट्स होते हैं, सीनियर एडवोकेट्स होते हैं. सीनियर एडवोकेट्स बिना किसी इनको अलाउ नहीं होता कि मैटर फाइल करना है कोई कोर्ट में. जो मैटर फाइल कौन करते हैं? एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड. जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड होते हैं ना, दे आर ओनली ऑथराइज्ड टू फाइल अ मैटर. ठीक है. और ये जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, दे कैन ओनली अपीयर इन द कोर्ट विद द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और सम असिस्टेंट, सम जूनियर लॉयर. ठीक है. इनके पास ये होना चाहिए. क्लियर है यहाँ तक? एक स्टेटमेंट लिख लो इसमें. ओनली एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, only advocates on record are entitled to file any matter before the Supreme Court. So only these are entitled to file any matter before the Supreme Court. यहाँ तक लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें. फर्स्ट पॉइंट लिख लिया आपने? Yes, sir. A senior advocate is not entitled to appear in the Supreme Court. A senior advocate is not entitled to appear in the Supreme Court without an advocate's on record and without a junior in any other court or tribunal. तो मतलब जो सीनियर एडवोकेट होगा ना, वो सुप्रीम कोर्ट में विदाउट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं कर सकता अपने आप को रिप्रेजेंट. और बाकी अगर किसी कोर्ट और ट्राइब्यूनल में जाना है तो उसके पास एक जूनियर होना चाहिए. ठीक है. और ये जो सीनियर एडवोकेट होता है, ये कन्वासिंग वर्क भी नहीं कर सकता. जैसे छोटे मोटे जो केसेस होते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के, उनको नहीं ये रिजॉल्व कर सकता. ही इज नॉट, ही कैन ओनली डू सो विद हेल्प ऑफ एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड. तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया कंप्लीट. कल हम करेंगे हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और जो टॉपिक्स जो बचे हैं हम करेंगे उनको कंटिन्यू. कोई डाउट है अभी तक? सर अपने इंडिया में सर कोई ऐसी नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की कमीशन जैसा नहीं बना है सर अभी? एनजेएसी था ना, एनजैक लाया था लेकिन वो स्ट्रक डाउन कर दिया ना. एनजैक को स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के. गॉट इट? यस सर. तो वही एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट कोशिश करती रही है कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट है ना, उसमें जुडिशरी का रोल कम किया जाए, उसमें थोड़ा एग्जीक्यूटिव का रोल डाला जाए. तो बट जुडिशरी उस चीज को होने नहीं देती है, तो वही एक टसल चलती रहती है. अभी आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट का पैनल था, तो हाँ. उसमें देयर वाज प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है. अब उन्होंने उसको भी अमेंड करके चीफ जस्टिस को हटा के मिनिस्टर कर दिया, नॉमिनेटेड बाय द पीएम. तो वो तो एक तरह से एग्जीक्यूटिव डोमिनेटेड हो गया ना. तो यही टसल चलती रहती है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी के बीच में. Yes, sir. और कोई डाउट? एनी डाउट्स गाइस? No, sir. चलिए फिर विल कंक्लूड द क्लास. विल मीट टुमारो एट 11 एंड ठीक है, पढ़िए अच्छे अच्छे से रिवाइज करें. अभी हमारा पॉलिटी शायद हो जाएगा 2-4 दिन में, कोशिश करूंगा कंप्लीट हो जाए. टाइम कम है हमारे पास, तो उस हिसाब से आई ट्राई टू वाइंड अप एज क्विकली एज पॉसिबल. ठीक है. चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, गुड डे गाइस, गुड डे. Thank you, sir.